अच्छा अच्छा, ये बेटा जो आपका है हमारे पास आ रहा है, इट्स चैप्टर नंबर 2, बिजनेस मैसेजेस एंड कोरिस्पॉन्डेंस। इसमें हमने क्या डिस्कस किया था कि कितने क्वेश्चन आते हैं और कितने मार्क्स के आते हैं हमारे एग्जाम में। जी, इस क्वेश्चन में से, इस चैप्टर में से आपके एग्जाम में 20 नंबर का क्वेश्चन आता है, या तो लेटर राइटिंग का क्वेश्चन आता है या फिर मेमो राइटिंग का क्वेश्चन आता है। लेटर राइटिंग और मेमो राइटिंग में डिफरेंस क्या? नो नीड टू ओपन द बुक्स, बुक्स में से कुछ नहीं करना, हम सिर्फ डिस्कस करेंगे आज। तो लेटर राइटिंग का क्वेश्चन आता है और मेमो राइटिंग का क्वेश्चन आता है, दोनों ही 20 मार्क्स के क्वेश्चन है। एग्जाम में कोई भी एक क्वेश्चन आ जाएगा, या लेटर राइटिंग का या मेमो राइटिंग का। 60-70% चांसेस होते हैं लेटर राइटिंग के, 30-40% चांसेस होते हैं मेमो राइटिंग के। लेकिन स्किप नहीं कर सकते, किसी भी स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन आ जाता है। मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपने इसके फॉर्मेट समझना है। बाकी तकरीबन दोनों में सेम ही चीज डिस्कस हो रही है। अगर हम बात कर लेते हैं कि लेटर और मेमो में क्या डिफरेंस है, तो लेटर जो है उसमें ज्यादा फॉर्मेलिटीज होती हैं, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। लाइक आप किसी कंपनी में जहां पर काम कर रहे हैं, तो उस कंपनी से बाहर जितनी कम्युनिकेशन करनी होगी, चाहे वो उनके क्लाइंट्स हैं, चाहे वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोई कंपनी हो रही, डिस्कशन हो रही है, या कोई भी कम्युनिकेशन जो आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होगी, वो लेटर की फॉर्म में होगी। और कोई भी कम्युनिकेशन जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होगी, चाहे वो उसमें उनके वर्कर्स में हो रही है, या फिर उनकी आपस में हो रही है, या कोई नोटिफिकेशन है, वट एवर जो भी, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कम्युनिकेशन हो रही होती है वो मेमो की फॉर्म में होती है, मेमोरेंडम की फॉर्म में होती है। तो डेफिनेटली दोनों की फॉर्मेलिटीज ज्यादा डिफरेंट होती हैं। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही कोई बात कन्वे कर रहे हैं, तो आपको ज्यादा फॉर्मेलिटीज में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ज्यादा अलकाबात देने की जरूरत नहीं है, एड्रेसेस देने की जरूरत नहीं है, डेजिग्नेशंस देने की जरूरत नहीं है, आप टू द पॉइंट चलेंगे। और आप लेटर लिख रहे हैं, आउट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसी को लिख रहे हैं, तो फॉर्मेलिटीज तो मैटर करेंगी। बस यही डिफरेंस है, लेटर की लेंथ थोड़ी ज्यादा होती है, मेमो की कम होती है। अगर हम वर्ड काउंट की बात करते हैं, तो आपके एग्जाम में ये वाला जो क्वेश्चन है, इसका स्पेसिफिक कोई वर्ड काउंट नहीं है आपके एग्जाम में। लेकिन अगर हम इसको ऐसे से रिलेट करके देखें, जैसे ऐसे राइटिंग का हमारा 30 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, लेकिन आप कॉजेज इफेक्ट्स या उसका जो ए पार्ट है उसको निकाल दें जो 10 मार्क्स का होता है, तो बाकी जो आपने पैराग्राफ्स लिखने होते हैं ऐसे राइटिंग के लिए, वो आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम आपको वर्ड काउंट 150 देते हैं। समझ आ रही है बात? तो अगर 150 वर्ड, और कभी आपको वो 250 वर्ड्स दे रहे हैं, तो इससे हम थोड़ा सा ये आइडिया लगा लेते हैं कि अगर एग्जाम्स में 150 वर्ड या 250 वर्ड जो है वो 20 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए रिक्वायरमेंट है, तो हम इन क्वेश्चंस को भी फिर इस तरह से लेकर चलेंगे कि मिनिमम मिनिमम हम 150 तक जाएं, मैक्सिमम हम 200 तक वर्ड काउंट अपना रख लेते हैं, ताकि वो 20 नंबर की जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। अगर हम ये कहें कि इसमें तो वर्ड काउंट की कोई रेस्ट्रिक्शन है ही नहीं, आप 80 पे एंड कर देते हो, आप 50 पे एंड कर देते हो, तो डेफिनेटली फिर आपका जो मेन चीजें हैं वो एड्रेस नहीं हो पाएंगी और मार्क्स अच्छे नहीं मिलेंगे। और अगर हम बहुत ज्यादा इसको प्रोलॉन्ग कर देते हैं, हम 200 प्लस में चले जाते हैं, तो फिर क्या होगा, टाइम भी आपको ज्यादा रिक्वायर्ड होगा, और जितना ज्यादा कंटेंट लिखते हैं उतनी मिस्टेक्स भी ज्यादा होती हैं। तो नॉर्मली एक हम अपना माइंडसेट रख लेते हैं कि जो लैटर है वो हम 150 से 200 के दरमियान में कर लेंगे। 140 पर भी आपकी रिक्वायर्ड जो चीजें हैं वो पूरी हो रही हैं, तो भी काम चल जाता है। समझ आ गई बात? अब इसमें ये कैसे पता चले कि हम किस लेटर में हम 150 तक लिख लें, किस में हम 170 तक लिख लें, किस में हम 200 तक लिख लें? इसमें दो चीजें मैटर करती हैं, एक तो आपकी कॉमन सेंस, और दूसरा आपकी क्वेश्चन स्टेटमेंट। अब एक क्वेश्चन स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है, राइट अ कंप्लेंट लेटर टू द मैनेजमेंट ऑफ द हॉस्पिटल फॉर एग्जाम्पल।
एक ही बात पूछी गई है, सिंपली आपने उनको कंप्लेन करनी है। आप अपना इंट्रोडक्शन दे दोगे, मेन बॉडी में आप अपनी स्टोरी डेवलप कर दोगे कि हम हॉस्पिटल गए थे, मिस बिहेवियर का ये टॉप क्वेश्चन है कि राइट अ कंप्लेंट लेटर टू द सीईओ ऑफ द हॉस्पिटल फॉर द मिस बिहेवियर ऑफ द मैनेजमेंट। तो उसमें फिर आप वो बता दोगे कि किसने मिसबिहेव किया, क्यों किया, आप क्यों गए थे, ऑल दैट स्टफ। ये जो होता है सेंटर वाला पैराग्राफ होता है, इसमें आपने खुद डेवलप करनी होती है कहानी। अब इसमें आप 150 140 तक आप एड्रेस कर सकते हो, आराम से आपकी बात पूरी हो सकती है। अगर आपका एक क्वेश्चन आ जाता है लाइक आपका कोई लॉस हो गया है बिजनेस में, और आप लिखना चाह रहे हैं, या आपने उसको कहा है कि गवर्नमेंट जो है वो कंपनसेट करे आपको उस लॉस के लिए, तो उसमें फिर आपको उन्होंने रिक्वायरमेंट दे दी कि राइट अ लेटर फॉर द कंपनी, राइट अ लेटर एंड गिव द डिटेल्स ऑफ अबाउट द लॉसेस, कि जो आपका नुकसानात हुए आपके बिजनेस में उसकी डिटेल्स बताएं। फिर वो कहते हैं कि वाई द गवर्नमेंट शुड कॉम्पनसेट यू, गवर्नमेंट जो है वो क्यों कॉम्पनसेट करे, दो बातें हो गई। फिर वो कहते हैं कि गिव पॉसिबल सॉल्यूशंस और सजेशंस टू स्टॉप दिस सॉर्ट ऑफ इंसिडेंट इन द फ्यूचर। तो तीन बातें हो गई। अब वो यहाँ पर आपने अपने डिटेल भी देनी है कि आपका जो लॉस हुआ है वो क्या हुआ है, आपने इंसिडेंट भी बताना है कि क्या वाकया हुआ, किस वजह से जो है, जो भी इंसिडेंट वाकया हुआ उसमें से आपके बिजनेस का क्या नुकसान हुआ, और अगर आपके बिजनेस में आपको लॉस हुआ है तो उसमें किस रूल्स रेगुलेशंस, किस पॉलिसी के तहत आप गवर्नमेंट को कह रहे हो कि गवर्नमेंट आपके साथ तावन करे, आपको हेल्प करे या असिस्ट करे। और फिर आपने ये भी बताना है कि अपनी तरफ से कुछ सजेशंस भी देनी है कि ये चीजें कर लेनी चाहिए, अडॉप्ट कर लेनी चाहिए ये पॉइंट्स, ताकि फ्यूचर में ये चीज जो है अगेन वो एग्जिस्ट ना करे। तो अब कॉमन सेंस की बात है ना, कि जहां पर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया, एक बात कही गई है रिक्वायर्ड में, जस्ट यू हैव टू राइट अ कंप्लेंट लेटर, और जहां पर आपको रिक्वायर्ड में तीन चार चीजें कह दी गई हैं कि ये भी एड्रेस करें, ये भी करें, ये भी करें, तो डेफिनेटली वहां पर आपकी कॉमन सेंस मैटर करती है कि किस में आप वर्ड काउंट 40 50 तक आप अपना लेटर कंप्लीट कर सकते हैं, और कहाँ पर आपको मिनिमम 200 तक जाना पड़ेगा। गॉट माई पॉइंट? जो इसमें आप बताते जाएंगे, मुझे स्क्रीन पे नहीं आ रहा है, खुद से आपने बताना है। सेल्स लेटर से क्या मुराद है, कोई आइडिया है? कौन किसको लिखता है, कौन सा लेटर होता है? जो खरीदना चाह रहा है वो लिखेगा। अच्छा, आपने देखा है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर जगह जहां पर भी बिजनेस एग्जिस्ट कर रहा है वहां पर सेल्स डिपार्टमेंट होता है। वो किस लिए होता है? सेल्स डिपार्टमेंट होता है, सेल्समैन होते हैं, सेल्स पर्सन होते हैं, उनका क्या काम होता है? ठीक है, तो डेफिनेटली सेल्स डिपार्टमेंट का काम जो होता है वो प्रोडक्ट सेल करना होता है। तो सेल्स लेटर में वो कह रहे हैं कि सेंट फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन टू अ पोटेंशियल कस्टमर टू प्रॉम्प्ट देम इनटू ऑर्डरिंग गुड्स और सर्विसेज। अब ये तो हमें बात समझ आ गई कि जो सेल्स लेटर है वो ऑर्गेनाइजेशन लिखेगी कस्टमर को। ठीक है, कस्टमर नहीं, कस्टमर लिखेगा जब उसको कुछ खरीदना है। अभी सेल्स वाले आपको लिख रहे हैं कि आप हमारी ये प्रोडक्ट्स खरीदें। तो सेंड फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन टू अ पोटेंशियल कस्टमर, पोटेंशियल कस्टमर से क्या मुराद होता है, किसी को कोई आइडिया है? वेरी गुड। वो कस्टमर जिसको आप समझते हैं कि उस वो खरीदने की इस्तात रखता है, उसके पास उतना जो है रिसोर्सेज हैं या इतनी अमाउंट है कि वो प्रोडक्ट्स बाय कर सके। तो पोटेंशियल कस्टमर कैसे पता लगता है कि अब ये वाली प्रोडक्ट हमने लॉन्च की है, तो हमारा प्रोडक्शन जो हमारा पोटेंशियल कस्टमर है वो कहाँ के हो सकते हैं? लाइक अगर आपने कोई टेक्नोलॉजी में कोई आप इनोवेशन लेकर आए हैं, तो उसके लिए जो आपके पोटेंशियल कस्टमर्स होंगे, डेफिनेटली डेफिनेटली वो अर्बन एरियाज में से होंगे या इलीट क्लास में से होंगे, जो उन चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं और जिनकी बाइंग पावर भी है, और जिनके जो इन चीजों को यूज करना जानते हैं।
आप किसी बैकग्राउंड एरिया में, किसी रिमोट एरिया में, कहीं किसी गांव कस्बे में अपने पोटेंशियल कस्टमर इसके लिए तलाश नहीं करेंगे। आपने जो है एग्रीकल्चर में कोई इनोवेशन लेकर आए हैं, कोई ऐसी प्रोडक्ट लेकर आए हैं, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी मशीनरी लेकर आए हैं जो एग्रीकल्चर को बहुत फायदा दे सके, या कोई बढ़ा सके, या उसके को ऐड ऑन कर सके उसके बेनिफिट्स में, तो उसमें फिर हमारा पोटेंशियल कस्टमर कहाँ से बिलोंग करेगा? डेफिनेटली रूरल एरिया से करेगा। तो पोटेंशियल कस्टमर से मुराद ये भी है कि वो चीज बाय करने की पावर रखते हो, अलॉन्ग विद दैट वो उसमें इंटरेस्ट भी रखते हैं, वो उनके यूज में आने वाली चीजें हो। तो पोटेंशियल कस्टमर में आप दोनों चीजों को जहन में रखेंगे। ठीक हो गया। ऑर्डर लेटर, ये कौन किसको लिखता है? बुक्स बंद रखेंगे बेटा। बिल्कुल सही बता रहे हैं, बी कॉन्फिडेंट। वेरी नाइस। ऑर्डर लेटर डेफिनेटली अब तो हमारी कह लेते हैं 60-70% बाइंग जो है वो ऑनलाइन पे शिफ्ट हो चुकी है, मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम। इवन हम लोग जो रूरल एरियाज में तो होगा ही होगा, सिटीज में भी जो लोग रह रहे हैं वो प्रेफर करते हैं ऑनलाइन बाइंग को, इंस्टेड ऑफ गोइंग और अपना टाइम स्पेंड करें या एक्सपेंस करके जाएं। तो ये ज्यादा कन्वीनियंट वे है ऑनलाइन शॉपिंग का। तो उसमें क्या होता है कि हमेशा आपका ऑर्डर लिखा आ रहा होता है, आप ऑर्डर प्लेस कर रहे होते हैं, योर ऑर्डर हैज बीन प्लेस्ड। तो जो कस्टमर है वही ऑर्डर कर रहा होता है टू बाय अ प्रोडक्ट। तो इसमें क्या हो गया कि ऑर्डर लेटर सेंट बाय कस्टमर टू एन ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्डर गुड्स और सर्विसेज। यहां तक समझ आ गई? अब एग्जाम में जब आपका ये लेटर आना है, या जब हम प्रैक्टिस इन क्वेश्चंस की करेंगी ओनली नहीं है, तो उसमें डायरेक्टली सिर्फ यही क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको वो नहीं बताएंगे कि ये सेल्स लेटर है या ये ऑर्डर लेटर है, शायद कहीं पर बता दें। लेकिन आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ के अंडरस्टैंड करना है कि ये सेल्स लेटर है, या ये ऑर्डर लेटर है, या ये कंप्लेंट लेटर है। उसमें ये हेल्प आउट कहाँ करेगा आपको ये चीज, अगर आपको समझ आ जाती है कि ये कौन सा लेटर है? वेरी नाइस। आपको जब आप अपना लिखते हैं सब्जेक्ट, उसमें भी आपको ये चीज हेल्प करती है, लेकिन मेनली जब आप अपना बॉडी पैराग्राफ लिख रहे होते हैं, जहां पर आप अपनी स्टोरी डेवलप कर रहे होते हैं, वहां पर आपको ये चीज हेल्प आउट करती है, अगर आपको इसकी क्लासिफिकेशन जो है वो अंडरस्टैंड आप करते हैं। कंप्लेन लेटर कौन किसको लिखता है? गुड, कस्टमर लिखेगा। सेलर को किस सूरत में लिखते हैं? नाइस। हम सीक्वेंस में अगर चलते हैं तो एक सेल्स लेटर आ गया, या किसी चीज की आपने एडवर्टीजमेंट देख ली, आप उससे अट्रैक्ट हो गए, आपको लगा कि ये चीज आपकी काम की है, आपने उसका ऑर्डर प्लेस कर दिया, ऑर्डर लेटर हो गया, अब आपका ऑर्डर प्लेस हो गए। लेकिन जब आपका ऑर्डर, आपकी प्रोडक्ट आपको मिलती है, तो उसमें कोई फॉल्ट है, कोई एरर है, या तो वो ब्रोकन है, या जो आपने ऑर्डर की थी वो नहीं है, कोई और चीज आ गई है, या फिर जो चीज दिखाई गई थी वो नहीं आई है, कोई भी किसी भी तरह की अगर खराबी है, कोई एरर है, कुछ भी है, तो फिर आप क्या लिखेंगे? कंप्लेन लेटर लिखेंगे। और किसको लिखेंगे? जी, जब प्रोडक्ट फॉल्टी होती है, फॉल्ट होता है, एरर होता है, व्हाटएवर। कंप्लेन लेटर जनरली सेंट बाय अ कस्टमर टू वेंडर टू कंप्लेन अबाउट अ प्रोडक्ट और सर्विसेज, उसी को आप लिख रहे हैं जिससे आप वो प्रोडक्ट या सर्विस ले रहे हैं। नेक्स्ट इज एडजस्टमेंट लेटर। एडजस्टमेंट लेटर क्या होता है जी? ओके, और कोई? एडजस्टमेंट। ठीक है, कोई और? हम्म
सही कह रही हैं मरियम फातिमा। ये जो आपका एडजस्टमेंट लेटर है ये कंपनी लिखेगी कस्टमर की। अगर हम सीक्वेंस अपनी को देखते हैं तो सीक्वेंस में सेल्स लेटर आया था, फिर आपने ऑर्डर कर दिया, ऑर्डर आपको रिसीव हो गया तो आपकी प्रोडक्ट फॉल्टी निकल आई, आपने कंप्लेंट लेटर लिख दिया। अब कंप्लेंट लेटर फिर जब उस कंपनी को गया है तो उसके जवाब में वो जो आपको लेटर लिख रहे हैं दैट इज एडजस्टमेंट लेटर। एडजस्टमेंट में होता क्या है, usually sent in response to a claim or complaint and it includes the final outcome. For example, आपने एक मोबाइल बाय कर लिया और ऑर्डर कर लिया, जब आपको रिसीव होता है तो या तो उसका पैनल काम नहीं कर रहा है या जो फीचर्स उस पे बताए गए थे उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ फीचर्स काम नहीं कर रहे, कोई एरर आ गया, आपने कंप्लेंट लेटर लिख दिया। अब एडजस्टमेंट लेटर में कंपनी आपको लिख रही है कि ठीक है वी अंडरस्टैंड इट्स फॉल्ट या इट्स एरर बाय डिफॉल्ट, जो भी है मसला उनको समझ आ जाता है। अब वो आपको चॉइस दे रहे हैं एडजस्टमेंट में कि ये आपकी चॉइस है कि अगर तो आप चाहते हैं तो हम आपको यही वाला फोन रिप्लेस कर देते हैं, ठीक, जो आपका नया फोन है उससे जिसमें कोई खराबी नहीं होगी, या फिर आप इसकी रिप्लेसमेंट में कोई और प्रोडक्ट बाय करना चाह रहे हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि रिफंड हो जाए, कि वो कहें कि आप अपनी अमाउंट वापस ले सकते हैं, बहुत कम ऐसा होता है। बट इट डिपेंड्स ऑन द पॉलिसी ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दैट कंपनी। तो एडजस्टमेंट में वो फिर आपको ऑप्शन दे देते हैं कि ये वाले पॉसिबल ऑप्शंस आपके पास हैं, इसमें आप रिप्लेसमेंट चाहते हैं तो हम वो कर देते हैं, आप प्रोडक्ट इसकी जगह कोई और लेना चाह रहे हैं तो भी हो सकता है, एक्सचेंज हो सकता है, या फिर आप अपना रिफंड चाहते हैं तो वो पॉसिबल है, या रिफंड पॉसिबल नहीं है तो आपको इसी में से कुछ सेलेक्ट करना है, तो वो एडजस्टमेंट हो जाती है जिसपे भी फाइनल आउटकम कंसिडर कर लिया जाता है कि क्या होगा। इनका इंक्वायरी लेटर क्या है? गुड, क्वेश्चंस करते हैं। और पर्पस क्या होता है इंक्वायरी लेटर का या इंक्वायरी करने का? वेल डन। जैसे हमने इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन जब हम अपनी वो कैब में पढ़ रहे थे तो हमने क्लास में डिस्कस किया था कि इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन का कभी भी ये मतलब नहीं है कि एक इंसान गलत साबित हो गया, उस पर इल्जाम लग गया है और अब उसकी तफ्तीश हो रही है तो वही इंक्वायरी है। इंक्वायरी का मतलब ये भी होता है कि आप किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, उसके बारे में मालूमात हासिल कर रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इंक्वायरी। तो इंक्वायरी अगर हम यहाँ पर चूंकि हम बात कर रहे हैं, जो हमारे लेटर्स होते हैं वो तीन तरह के लेटर होते हैं। या तो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को लिखती है, या फिर होता है ऑर्गेनाइजेशन टू इंडिविजुअल। ऑर्गेनाइजेशन टू इंडिविजुअल हो गया, जैसे ये हमने पढ़ा है अपना एडजस्टमेंट लेटर, ऑर्गेनाइजेशन ने एक इंडिविजुअल को लिख दिया। ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स भी आ सकता है। फिर आ जाता है इंडिविजुअल टू ऑर्गेनाइजेशन। इंडिविजुअल टू ऑर्गेनाइजेशन में क्या आ सकता है? ऑर्डर लेटर और कंप्लेंट लेटर भी एक इंडिविजुअल ही, एक सिंगल पर्सन, एक कॉमन पर्सन ही ऑर्गेनाइजेशन को लिख रहा है, तो ये आ जाता है। फिर एक हमारे पास आ जाता है, हाँ, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ना उसको बेटा हम कहते हैं सर्कुलर। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को लिख रही होती है, वो सर्कुलर कहलाता है। सर्कुलर का मुराद, सर्कुलर से मुराद ये होता है, अब बाकी सारे लेटर जो एक ऑर्गेनाइजेशन किसी इंडिविजुअल को लिख रही है या एक इंडिविजुअल एक ऑर्गेनाइजेशन को लिख रहा है वो वन ऑन वन कम्युनिकेशन होती है। लेकिन जो सर्कुलर होता है, जैसे आप, चलिए हम सर्कुलर पे जाते हैं फिर मैं आपको समझाती हूँ इस एग्जांपल के थ्रू। अभी हमने इंक्वायरी कर लिया, आस्क अ क्वेश्चन और एलिसिट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रेसिपिएंट। आपका जो रिसीवर है उससे आप किसी चीज की इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं या आप क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं। लाइक आपका एक क्वेश्चन है बेटा, उसमें राइट एन इंक्वायरी लेटर टू द, हाँ, टू द मैनेजर ऑफ प्रिंटिंग मशीन टू ऑर्डर न्यू प्रिंटिंग मशीन्स फॉर योर ऑफिस पर्पज एज सुन एज पॉसिबल। कुछ इस तरह की स्टेटमेंट है, ये वो वाली स्टेटमेंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं जो ऑलरेडी आपके एग्जाम्स में आ चुकी हैं। तो इसमें फिर वो क्या है कि
आपके हिसाब से इसमें क्या पूछेंगे? स्टेटमेंट सुनिएगा, खुदम डोंट लुक एट योर मोबाइल। इसमें बेटा आपके पास क्वेश्चन है, बोर हो रहे हो? सामने आके बैठो। अहमद, ऐसे जब कर रहे हो ना, बॉडी लैंग्वेज आप लोगों की बड़ी मैटर कर रही होती है बेटा जानी, समझ आ रही होती है। हाँ सामने बैठो, ताकि थोड़े अटेंटिव रहो। या ये छुपा हुआ होता है, बहुत कम मुझे नजर आता है मिस्टर। ये फिजान है, आप इसके साथ मिलता जुलता नाम बताया था मुझे। हाँ, जीशान। जीशान बोर हो रहे होते हो क्लास में? पक्की बात? चलो। जी बेटा, मैं आपसे क्वेश्चन ये कर रही थी कि आपके एग्जाम में अगर लेटर आ जाता है कि राइट एन इंक्वायरी लेटर टू द मैनेजर ऑफ द प्रिंटिंग मशीन टू ऑर्डर फॉर ऑर्डरिंग टू न्यू प्रिंटिंग मशीन फॉर योर ऑफिस पर्पस, एंड उसमें रिक्वायरमेंट में एक एज सुन एज पॉसिबल, चलो उसको आप छोड़ दो। आपने दो प्रिंटिंग मशीन ऑर्डर करनी है अपने ऑफिस के लिए, इंक्वायरी लेटर है, तो आप उसमें क्या लिखेंगे? अभी हमने कुछ पढ़ा हुआ नहीं है, कोई स्पेसिफिक रूल्स नहीं है, सिर्फ हम डिस्कस कर रहे हैं, जो आपके माइंड में आता जाए आप बताते जाएं। एप्लीकेशंस के बारे में बताइए। गुड। इंफॉर्मेशन से मुराद हम जो भी प्रोडक्ट बाय करते हैं, यहाँ पर उन्होंने हमें प्रोडक्ट कौन सी बताई है? प्रिंटिंग मशीन। तो अब प्रिंटिंग मशीन के बारे में हम इंफॉर्मेशन लेंगे। इंफॉर्मेशन जो लेनी है उसमें हम क्या क्या कह सकते हैं? किस कंपनी? कंपनी तो अब आप जिस कंपनी को लिख रहे हो उसकी होगी, या चलिए आप उनसे पूछते हैं कि क्या क्या अवेलेबिलिटी है, आप ठीक है, और गारंटी क्या है, और प्राइस रेंज क्या है, और प्रिंटिंग मशीन के बारे में हमने इंफॉर्मेशन लेनी है क्योंकि हम बाय करने जा रहे हैं, तो हम और क्या पूछ सकते हैं? आप ऐसे अज्यूम कर लो आप दुकान पे गए हुए हो खरीदने के लिए, और आपको पता नहीं है प्रिंटिंग मशीन की स्पेसिफिकेशंस का, या आपको पता है जब भी, तो आप क्या पूछते हो उससे? और सॉरी? गुड। कलर प्रिंट्स अवेलेबल हैं नहीं है, डबल साइडेड प्रिंट्स अवेलेबल हैं नहीं है, और स्कैनर है या नहीं है, और ठीक है, इंटरनेट कनेक्टेड होता है या नहीं, क्योंकि आप ज्यादातर कनेक्शंस दे रहे होते हो उसको, तो व्हाट्सएप से या जहां से भी आप डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड कर रहे होते हैं जब आप लेते हैं उसकी प्रिंट्स निकालते हैं, और इनपुट चाहिए। ठीक है, और ठीक है, क्लैरिटी सही, और तो अब देखिए इन सारी चीजों का पर्पस ये है कि आपका जो एग्जामिनर है उसको इस चीज से गर्ज नहीं है कि आपने क्या क्या पॉइंट पूछे हैं, उसको सिर्फ इस चीज से गर्ज है कि जो आपका पर्पस ऑफ लेटर है इंक्वायरी, तो आपने उस पर्पस को फुलफिल किया है या नहीं फुलफिल किया। समझ रहे हैं? बस इस चीज को आपने अंडरस्टैंड करना है। कल के लिए बस यहाँ तक इंक्वायरी लेटर तक आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बाकी हम डिस्कस करेंगे और कल से हम अपने लेटर फॉर्मेट स्टार्ट करेंगे। कल के लिए जो दो पेज आज पढ़कर आए हो और जो दो पेज आज मैंने दिए हैं, चारों के चारों पेज अच्छे से याद होने चाहिए। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। यस मरियम फातिमा, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, वैलिड पॉइंट्स।